का ढाबा। झुमरी गुस्से में बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। कम से कम उसने 50 बार तो एक ही बात अपने बच्चों से दोहरा दी थी। आज आने दो तुम्हारे बापू को, इतने बेलन पड़ेंगे ना कि खोपड़िया का चकला बन जाएगा। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? माँ, तुम रोज ऐसे बेलन लेकर एक ही डायलॉग बोलती हो, पर बापू जैसे ही आते हैं तुम सारा गुस्सा भूलकर उन्हें रोटी देने लगती हो। वही तो माँ, तुम हमसे तो कह देती हो बापू आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी, पर करती कुछ नहीं हो। तुम दोनों ज्यादा नहीं बोलने लगे? अभी बताती हो तुम दोनों को। तुम्हारे बापू को बाद में बेलन पड़ेंगे, पहले तुम दोनों की पिटाई करनी जरूरी है। झुमरी बेलन लेकर बच्चों के पीछे दौड़ी, तभी रमेश आ गया। झुमरी, अरे अरे क्या कर रही है? बापू आज माँ बेलन से सबके सिर का चकला बना देगी। आ गए तुम? और ये क्या इतनी देर से क्यों आए हो? और दिख रहा है तुम आज फिर पीकर आ गए हो। अरे ज्यादा कहा, थोड़ी सी तो पी है। ला जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना होगा तभी लगाऊंगी ना। बोला था ना घर में राशन खत्म हो रहा है, बनिए की दुकान से लेते आना। तुम्हें मैंने पैसे भी दिए थे राशन लाने के। वो तो हाँ, तुझे बताना भूल गया। सुबह जब से घर से निकला तो रास्ते में पैसे कहीं गिर गए। क्या करता, खाली हाथ लौटना पड़ा। रमेश की बात सुनकर झुमरी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। बस और कितना झूठ बोलोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुमने उन पैसों से बोतल खरीद ली? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे झुमरी सुन तो, गुस्सा थूक दे। कल मैं पक्का राशन लेकर आऊंगा। इतनी सी बात पर घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं। तेरे और बच्चों के सिवा मेरा है कौन? मैं तो तुम सबके बिना रह ही नहीं सकता। अगर इतना ही है तो तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो? बैठो, मैं सबके लिए चावल रखे वही बना लाती हूँ। और हाँ, कल नहीं लाए ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। झुमरी का परिवार एक छोटे से खेत पर निर्भर था। रमेश खुद तो खेती करता नहीं था, इसलिए झुमरी ने वो खेत एक किसान जिसका नाम था नंदू, उसे किराए पर दिया हुआ था। एक दिन रमेश थोड़ा ज्यादा नशे में था। नंदू की नजर बहुत समय से रमेश के खेत पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह रमेश का खेत हथिया ले। आज उसके पास मौका था। देख रमेश, तू फायदे में रहेगा। 2 बोरी आटा दो और 2-2 बोरी दालें तुझे बंजर खेत के बदले दे रहा हूँ। और वैसे भी तेरे खेत पर कोई अनाज नहीं उगता, मुझे देगा तो तू फायदे में रहेगा। खरीद ले। अब कह तो तू ठीक रहे, राशन तो हमारे काम आ जाएगा, पर ये खेत है ही बेकार। चल ठीक है, मैं तुझे खेत बेच रहा हूँ, ला बदले में आटा और दाल दे दे। नंदू ने 4-5 गांव वालों के सामने ये बात रमेश से बुलवा ली। देखो भाइयों, तुम सब गवाह हो इस बात के कि रमेश अपनी मर्जी से अपना खेत मुझे दे रहा है और बदले में मैं इसे राशन दे रहा हूँ। रमेश नंदू को खेत का मालिक बनाकर राशन लेकर खुशी खुशी घर तो पहुंचा, पर जब झुमरी को सच पता चला तो वो सिर पीट कर रह गई। हे भगवान, खेत बेचाए उस बेईमान को। अरे लूट लिया उसने तुम्हें। इतने बड़े खेत के बदले ये जरा सा राशन दे दिया। अब ये राशन तो खत्म हो जाएगा, खेत कहाँ से आएगा? वो तो पूंजी थी हमारी, तुम उस पूंजी को ही गवाए। अरे मैं नशे में था, मुझे होश ही कहा था। अब मैं क्या करूं? अब तो खेत गया हाथ से। एक खेत का ही सहारा था, वो भी छिन गया। अब क्या ये रोटी दाल बनाकर सड़क पर बैठकर बेचूं? झुमरी गुस्से में राशन के बोरों की तरफ देख रही थी। अनजाने ही उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बारे में वो दोबारा सोचने लगी। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है जिससे घर का खर्चा निकल सकता है। खेत तो अब हमारा रहा नहीं, पर ये आटा दाल तो हमारे हैं। शाम को झुमरी बाजार गई और 2 बड़े पतीले और एक तंदूर खरीद लाई। माँ, ये सब किस लिए है? माँ, हमारे घर आज कोई दावत है क्या? बच्चों, ये सब मैं अपने ढाबे के लिए लाई हूँ। ढाबा? माँ, जहाँ खाना मिलता है आपके ढाबे पर भी खाना मिलेगा? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं गांव के बाहर वाली सड़क पर एक ढाबा खोल रही हूँ जिसका नाम होगा झुमरी का ढाबा। ये अचानक तेरे दिमाग में कैसा फितूर उठाया झुमरी? तुम जैसे शराबी से तो कुछ होने वाला है नहीं। तुमने तो पहले ही खेत बेचकर सत्यानाश कर दिया। अब कम से कम मुझे कुछ सोचने दो। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों, हमारे पास भी गांव के सेठों की तरह पैसे हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी आगे आने वाली जिंदगी गरीबी में बीते, इसलिए मैं हाईवे पर ढाबा खोल रही हूँ। अगर तुम्हें पीने से फुर्सत मिल जाए तो ये सारा राशन ढाबे पर रख जाना। मैंने किराए पर छोटी सी जगह ले ली है, कमाकर किराया भी दे दूंगी। माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी माँ। झुमरी ने मेहनत की, कुछ पैसों का जुगाड़ किया और गांव के बाहर हाईवे पर ढाबा खोल दिया। जो राशन खेत बेचकर मिला था वही काम आया। वहाँ से गुजरते यात्रियों की बस और बाकी वाहन झुमरी के इस नए ढाबे को देख रहे थे। खाना खाने तो सब रुकते, पर एक परेशानी थी। आओ भैया आओ, गरम गरम रोटी और दाल, साथ में अचार और सलाद भी है। झुमरी, तुम्हारे यहाँ की दाल रोटी तो बहुत स्वाद है, पर एक परेशानी है। तुम यहाँ पर एसी लगवा लो। वो वहाँ सामने बड़े ढाबे पर एसी लगा हुआ है, इसीलिए सभी ग्राहक वहाँ जाते हैं। साहब, अभी नया नया शुरू किया है ना, इतना पैसा नहीं लगा सकती। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जब रमेश ने देखा कि झुमरी बच्चों के साथ अकेली मेहनत कर रही है तो वो भी अब कभी कभी ढाबे पर बैठने लगा। पर अभी भी झुमरी का ढाबा हाईवे के बाकी ढाबों से कम चल रहा था। एक दोपहर झुमरी ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी।
तभी एक आदमी अपनी पत्नी के लिए, जो कि माँ बनने वाली थी, सड़क पर मदद बुलाने लगा। किसी भी ढाबे वाले ने आगे बढ़कर उस आदमी की मदद नहीं की। सब अपने ग्राहकों को देखते रहे। कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारी मदद कीजिए। झुमरी की नजर मदद के लिए पुकारते उस आदमी पर गई। सुनो जी, तुम ढाबा संभालो, मैं अब भी आती हूँ। झुमरी क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रही है? अपना ढाबा देख। ऐसे किसी की मदद करना ठीक नहीं। देख, कोई भी मदद को नहीं आ रहा, तू क्यों जा रही है फिर? इसलिए क्योंकि पहले मैं एक औरत हूँ, दूसरी औरत की मदद करना मेरा फर्ज है, और साथ में मैं एक इंसान भी हूँ, और इंसानियत के नाते इस समय उनकी मदद करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। झुमरी ने उस आदमी की मदद की और झुमरी उन्हें अपने ढाबे पर ले आई। झुमरी ने तुरंत रमेश को गाँव से दाई माँ को बुलाने भेजा। रमेश को आने में आधा घंटा लग गया। तब तक झुमरी उस औरत को संभालती रही। मैं तो अपनी बहन के घर दूसरे गांव जा रही थी। रमेश वक्त पर पहुंचा तो मैं आ गई। घबराओ नहीं, बस बच्चा कुछ ही देर में हो जाएगा। हाँ दाई माँ, आप इन्हें देखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। पूरा गाँव झुमरी के ढाबे पर इकट्ठा हो गया, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। थोड़ी देर बाद ममता नाम की उस औरत को एक बेटा पैदा हुआ। माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचमुच आज हमारी मदद करके हमें विश्वास दिला दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो झुमरी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं कुछ नहीं करती, सब करने वाला भगवान है। महेंद्र नाम के उस आदमी को झुमरी का नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने महसूस किया कि पहले भी वो उस रास्ते से कई बार गुजरे, एसी ढाबों पर रुके, लेकिन वो ढाबे वाले बड़े दिल वाले नहीं थे जितनी की झुमरी छोटे से ढाबे वाली, लेकिन बड़े दिल वाली थी। महेंद्र जानता था कि झुमरी ने उसकी मदद की, वो भी उस समय जब वो परेशानी में था। कुछ दिनों बाद ही महेंद्र ने झुमरी के ढाबे को एक 5 स्टार होटल जैसा सुविधाजनक बनवा दिया। झुमरी के ढाबे पर अब दिन रात यात्रियों की भीड़ रहती थी। झुमरी के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और आज उसके वो सारे सपने पूरे हो गए जिनके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी। क्रांति अपनी 2 बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे ये पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थी, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति का साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4000 ही मिलते। एक रोज, लाला जी, इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुझसे, खाली सामान ही इधर से उधर रखना होता है और बैठकर दाल में कंकड़ पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता, और अगर नहीं जमता है तेरे को तो कहीं और जाके काम देख ले। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ से मेरा घर पास में है और बच्चियों का स्कूल भी। मैं काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊंगी तो घर और बच्चे कैसे देखूंगी? अरे इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ, आपको पता है सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता। वो सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वो भी बिना घी के चुपड़ी हुई। वो सब हमें गरीब कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है मेरी बच्चियों। कभी कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती। एक रोज जब वो दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्जा खा रहा था, जिसे देख प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी वो खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफी बच्चे लाते हैं ये पिज्जा, लेकिन वो बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें ये खिला सके। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है। अच्छा तू रुक, मैं अभी लाला जी से मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक, बिटिया का बड़ा मन है ये पिज्जा खाने का,
अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा। ए चल चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है इसे खाने की। जानती भी है कितना महंगा आता है ये, हैं? ये तो हम बड़े लोगों के शौक हैं। चल जा अब। आंखों में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे फिर कभी पिज्जा खिला दूंगी। चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नजर अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्जा पर रखती। तभी लाला के पिज्जा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्जा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नजर बचाते हुए उसे अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उसे चूल्हे पर सेकने लगी। ये पिज्जा ये कहाँ से आया? माँ, वो लाला के पिज्जा में बाल आ गया था और उसने वो पिज्जा फेंक दिया था। मैंने बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तुम भी थोड़ा खा लो और थोड़ा माँ हम दोनों खा लेते हैं। आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। लो खाकर देखो। क्रांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी, तो रास्ते में उनकी नजर एक ठेले पर वेज पिज्जा और पनीर का पिज्जा बना रहे मदन पर जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल, क्या आप मुझे भी ये वेज पिज्जा बनाना सिखाओगे? ए धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है? चल जा यहाँ से। मदन उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों स्कूल से लौटते वक्त अक्सर छुप छुप कर मदन को पिज्जा बनाते देखती। एक रोज वो मंडी जाती हैं और वहां जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियों में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बिन कर लाती हैं। और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वो घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती हैं, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट कर वो उस पर डाल देती है। पिज्जा जितना दिखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा वो खाने में लाजवाब था। वाह छोटी, हम तो पिज्जा बनाने में माहिर हो गए। ये वाला माँ के लिए रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज उन्होंने पेट भर पिज्जा खाया। लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, प्रज्ञा, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहते हैं। अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है माँ, अब तुम बस आराम करो। हमने उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब उसके यहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मैं आराम करूंगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसों से वो पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती। आओ आओ प्यारे लोगों, आओ हमारा स्वादिष्ट पिज्जा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सिर्फ 50 रुपए के सस्ते दामों में खाओ। इतना सस्ता पिज्जा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनसे वो पिज्जा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है, एक वेज पिज्जा मुझे भी देना। वाह, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। ये छोरियां क्या सोचती हैं? 2-4 सब्जियों से बना ये वेज पिज्जा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेंगी। कहाँ मेरा वेज और पनीर पिज्जा, और कहाँ इनका ये सब्जी वाला सिर्फ वेज पिज्जा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव, साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्जा बनाती और प्रज्ञा वो सबको परोसती जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्जा बनाया है। क्या लाजवाब स्वाद है इसमें। उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़कियों, खबरदार, अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्जा का ठेला यहाँ पर लगाया तो। क्यों नहीं बेच सकती हम यहाँ पर पिज्जा? क्योंकि तुम्हारा ये सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्जा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। मैं रोज सारा सामान घर ले जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती और अगले दिन से वो फिर से पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्जा मिलेगा। आपको ये बेकार सब्जी वाला पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्जा में तो रत्ती भर का स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इसके इस वेज पिज्जा में है।
न जाने क्या मिलाती हैं ये दो कौड़ी की लड़कियां अपने इस वेज पिज्जा में। अब दोनों बहनें स्कूल से आते ही पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। ये देख अब मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहां से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुनो, सुना है यहाँ कोई लड़कियां वेज पिज्जा बनाकर बेचती हैं, क्या आप बता सकती हैं उनका ठेला कहाँ है? ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हम ही यहाँ पिज्जा बनाकर बेचती थी, लेकिन एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहां के 1200 बच्चों के लिए तुमसे पिज्जा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा, बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य हैं। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे। उन दोनों ने जो कुछ खोया था उससे कहीं गुना ज्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले 2 दिन में 1200 पिज्जा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीदा और फिर से उसी जगह पर पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों के भी कई ऑर्डर आने लगे, जिससे वो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन भी समझ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और अपना काम बंद कर